रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा रिलेटिव। तो ऐसा जो है कभी भी नहीं करना है कि ओमेगा रिलेटिव इज इक्वल टू वी रिलेटिव बाई आर, ऐसा फॉर्मूला कभी भी अप्लाई नहीं करना। हो सकता है किसी केस में ये फॉर्मूला मैच कर जाए, बट इन जनरल ये फॉर्मूले से गलत आता है। हमारा क्या है, बेसिक अप्रोच ही है। क्या है बेसिक अप्रोच, कि अगर दो पार्टिकल की वेलोसिटीज गिवन है, आर से सेपरेटेड है, तो ये v1 है, ये θ1 है, ये v2 है, ये θ2 है। तो v1 cos θ1, v1 sin θ1, v2 cos θ2, v2 sin θ2। ओमेगा जो है वो आर परपेंडिकुलर, जो ओमेगा रिलेटिव फाइंड करना है दैट, एक मिनट सॉरी, ये जो है थोड़ा मैं गलत बोल रहा था। जैसे सॉरी, ये जो है ओमेगा वन विद रिस्पेक्ट टू टू। तो जैसे लीनियर वेलोसिटी हम फाइंड करते हैं, v12 इज इक्वल टू v1 माइनस वी2, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ऐसा जो है एंगुलर वेलोसिटी के केस में हमें नहीं करना है। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये अप्रोच नहीं अप्लाई करना है। कभी कभी इससे सही आ सकता है। करना क्या है कि एक के रिस्पेक्ट में सपोज करो कि हमें फाइंड करना है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो लीनियर के जो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है उसको एंगुलर के लिए अप्लाई नहीं करना है। कैसे फाइंड करना है, वही वी रिलेटिव यहां से सपोज किया हमें फाइंड करना है ओमेगा 1 2। तो ओमेगा 1 2 हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जो भी वेलोसिटी है उसका लाइन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस होगी। जनरली हम किसी पॉइंट से जो वेलोसिटी फाइंड करते थे वो क्या था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो सपोज इस केस में हमें लिखना है v12, तो v12 में वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये होता है क्या, वेक्टर वाइज v1 माइनस v2। तो वेक्टर v1 माइनस v2 का मतलब क्या हुआ कि हम वेक्टर v1 पे ऐड करेंगे कौन सा वेक्टर, माइनस v2 वेक्टर। तो v2 वेक्टर को तो कंपोनेंट में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसकी जो है -v2 क्या होगा, -v2 के लिए कंपोनेंट्स को रिवर्स कर देंगे। कंपोनेंट को रिवर्स कर दिया। वेक्टर रिवर्स होने का मतलब क्या हुआ कि उसके कंपोनेंट भी रिवर्स होंगे। तो ये v2 cos थीटा भी रिवर्स, ये हो जाएगा v2 cos θ2, और v2 sin θ2, v2 sin θ2, तो ये हो जाएगा v2 sin θ2। तो इफेक्टिवली 1 के रेस्पेक्ट में, जब 2 के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट वेलोसिटी ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v1 cos θ1, ये जो है v2 cos θ2, यहाँ से v1 sin θ1। कि हम वेक्टर एडिशन की तरह से देख रहे हैं कि कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तो वो बचा हुआ है। रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस करने का मतलब क्या है कि v12 इज इक्वल टू v1 माइनस v2, या फिर v1 के ऊपर -v2 वेक्टर ऐड करना। तो वेक्टर का नेगेटिव मतलब मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। तो डायरेक्शन अपोजिट का मतलब सारे कंपोनेंट अपोजिट। तो v2 भी अपोजिट हो जाएगा, v2 cos θ2 भी अपोजिट हो गया, और ये जो है v2 sin θ2 भी अपोजिट हो गया। v2 sin θ2 अपोजिट हुआ तो इसी डायरेक्शन में होगा। तो हमें रिलेटिव के लिए कौन सा लेना है, रिलेटिव के लिए लेना है परपेंडिकुलर। ये है डिस्टेंस r, ये है .2। तो ये सीन होगा 2 के रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा रिलेटिव ओमेगा 12 इज इक्वल टू v12, वो हो जाएगा v1 sin θ1 प्लस v2 sin θ2 डिवाइडेड बाई r।
तो ऐसे फाइंड करेंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 नहीं करना है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 नहीं करना है। रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय रेडियस, वो है डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। अब सपोज करो कि एक कोई दो पर्सन है और वो सर्कुलर ट्रैक पे वॉक कर रहे हैं। दो पर्सन है, एक ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, और ये सेंटर है, और ये एक सर्कुलर ट्रैक पे वॉक कर रहे हैं ऐसे। तो ये दोनों जो है सर्कुलर ट्रैक पे वॉक कर रहे हैं। इनकी जो रेडियस है, रेडियस हम मान सकते हैं कि यहाँ से रेडियस गिवन है आर ए आर बी है, या हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये सेपरेशन जो है आर आर है। और दोनों की स्पीड ऐसी है कि लाइन ए बी जो है वो हमेशा, ये जो ओ ए एंड बी ऑलवेज लाइज इन द सेम लाइन, मतलब हमेशा ये लाइन जो है वो स्ट्रेट ही रहती है। दोनों की लीनियर स्पीड ऐसी है कि जो ओ ए बी है वो लाइन हमेशा स्ट्रेट रहेगी, ऐसा दिया हुआ है। तो दोनों जो है, दोनों की स्पीड कुछ होगी, ये v1 होगा और ये जो v2 होगा। तो लाइन ओ ए बी ऑलवेज रिमेन्स स्ट्रेट, दोनों की स्पीड ऐसी है। तो अगर स्ट्रेट है तो हम कुछ टाइम के बाद सोचेंगे, कुछ टाइम के बाद अगर सोचेंगे तो भी स्ट्रेट है। तो एंगल रोटेटेड क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो अगर लाइन हमेशा ही स्ट्रेट रहेगी तो इनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट है बट दोनों की एंगुलर वेलोसिटीज सेम होगी, क्योंकि सेम सेम स्ट्रेट है। तो थीटा डिग्री अगर ये कवर कर रहा है तो सेम थीटा ये भी कवर कर रहा है, तो दोनों का ओमेगा सेम होगा। एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम है इस पॉइंट ओ के अबाउट। तो ये आर वी वन वी टू जो है स्पीड मार्क कर दिया, और हमने ये लाइंस जो है ओ ए बी ऑलवेज रिमेन्स स्ट्रेट। तो हमें फाइंड करना है, ये तो तुम्हें जस्ट सिचुएशन डिफाइन किया, ऑलवेज रिमेन्स स्ट्रेट। तो इस पॉइंट से हमने कंक्लूड कर लिया कि एंगल रोटेटेड सेम होगा, तो ओमेगा दोनों का सेम होगा, ए एंड बी का ओमेगा विल बी सेम, उसको बोल दिया एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, उसको मैंने बोल दिया कि वो ओमेगा है। तो फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये दोनों फाइंड करना है और इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। इफ दे आर मूविंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सेम ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ए के रेस्पेक्ट में बी की एंगुलर वेलोसिटी किस सेंस में है, यहाँ पे इनका ओ के अबाउट किस सेंस में रोटेशन है, ओ के अबाउट जो रोटेशन है वो है एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में। तो ए के रिस्पेक्ट में जब बी का फाइंड करो, अप्रोच अगर हम अप्लाई करते हैं तो ओमेगा ए बी एंड ओमेगा बी ए, तो ये मूव कर रहा है, तो v1 हम लिख सकते हैं, फाइंड कर रहे हो तो फाइंड करो, मैं कैलकुलेट करता हूँ। v1 इज इक्वल टू ओमेगा आर, v2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा आर। तो 1 के रिस्पेक्ट में 2 ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर बाई आर, ठीक है, डब्ल्यू ए बी।
तो ओमेगा आर मतलब वो क्या होगा, ओमेगा ही होगा। 2 ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर बाई आर क्या होगा, ओमेगा होगा। तो ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में सपोज डब्ल्यू ए बी फाइंड करना है या डब्ल्यू बी ए फाइंड करना है, पहले डब्ल्यू बी ए फाइंड करते हैं। डब्ल्यू बी ए, तो इसके लिए क्या करना होगा, वी बी ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो ए की स्पीड है ओमेगा आर एंड बी की स्पीड है ओमेगा आर और बी की स्पीड है 2 ओमेगा आर। तो बी के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी, तो क्या करेंगे, वी बी ए क्या होता है, वी बी माइनस वी ए, मतलब ए वेक्टर का अपोजिट ऐड करना है। तो हम ए के रेस्पेक्ट में जाएंगे, तो ये क्या है, ए के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट, मतलब ए को हमने रेस्ट में ला दिया। भाई कोई भी ऑब्जर्वर होगा तो वो अपने आप में रेस्ट होता है, अपने आप को रेस्ट में मानता है। तो इसको रेस्ट में लाने के लिए ओमेगा आर ऐड किया, सेम ओमेगा आर यहाँ भी ऐड कर दूंगा। तो अब रिजल्टेंट सीन क्या होगा, रिजल्टेंट सीन ऐसा होगा कि ये जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए हो जाएंगी चीजें। तो ए के रेस्पेक्ट में इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा आर, और डिस्टेंस हो जाएगी यार, डिस्टेंस हो जाएगी यार। तो यही है परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज ओमेगा बी ए इज इक्वल टू ओमेगा आर बाई आर, क्या होगा, ओमेगा। किस सेंस में, उस पॉइंट के अबाउट क्या सेंस ऑफ रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा बी के अबाउट ए का फाइंड करके देखो। ये तो हमने बी का ए के अबाउट फाइंड किया, ए का बी के अबाउट, फॉर ओमेगा ए बी, बी के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा वी ए बी, वी ए बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाई आर। तो ये तो दोनों वेलोसिटी हो गई, ओमेगा आर, और ये 2 ओमेगा आर, बी के रेस्पेक्ट में, मतलब उसको रेस्ट में लाना होगा भाई। तो इसको मैंने रेस्ट में लाया, 2 ओमेगा आर, और यहाँ पे भी 2 ओमेगा आर। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बी के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा आर। ये किस सेंस में है, ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इक्वल टू ओमेगा आर डिवाइडेड बाय आर, ये भी होगा ओमेगा, और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्वेश्चन हमने इसलिए सॉल्व किया कि अगर सपोज कि ऐसी केस है कि कोई ऑब्जेक्ट, ये चीज हम रोटेशनल में यूज करेंगे, कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, ऐसा ही होता है, मान लो हम इसको मानते कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है, कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है ओमेगा से, सेम सेम लॉजिक को हम एक्सटेंड कर सकते हैं ना, दो पॉइंट हैं, सो दैट कि लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल रहे, लाइन हमेशा स्ट्रेट रहे, स्ट्रेट रहे मतलब उनका एंगल रोटेटेड सेम है। तो अगर कोई भी रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट करता है, तो किसी भी एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में सेम ही रहेगी जो उसकी ओरिजिनल है। मतलब रोटेशन में ओमेगा एंगुलर क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ओमेगा उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किस पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट हम फाइंड करें, जैसे देखो इसमें फाइंड किया, ए के अबाउट बी की फाइंड की, बी के अबाउट ए की फाइंड की, दोनों सेम आ रहा है, ओमेगा आ रहा है और एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है। तब इस लॉजिक को हम लोग रोटेशनल में यूज करेंगे कि भाई हमें मान लो कभी लिखना है एंगुलर मोमेंटम, लिखना है एंगुलर मोमेंटम, लिखना है इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। तो अगर रिजिड बॉडी का हम एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं तो उस पॉइंट के अबाउट ओमेगा क्या लेंगे, ओमेगा चेंज नहीं होगा। या तो हम ए के अबाउट किसी दूसरे पॉइंट की देखें या बी के अबाउट ए की देखें, हमेशा क्या होगा, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो एक कांस्टेंट रहेगी। तो रिजिड बॉडी के लिए ओमेगा कांस्टेंट, वैसा ही जैसे ये लिखा वैसे हम वहां पे भी कंक्लूड कर लेंगे कि ए के रेस्पेक्ट में बी के रेस्पेक्ट में ये होगा। तो ऐसे फाइंड करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, और दोनों के रेस्पेक्ट में सेम है। तो अगर ऐसा होता है तो समझ जाओगे, बी भी देखेगा ए को एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, ए भी देख रहा है बी को एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, जो ग्राउंड पे देख रहा है वो दोनों को देख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं सेम ओमेगा से। तो अल्टीमेटली इनकी ओमेगा जो है वो सेम है। तो ये था रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब कुछ हो गया। तो इस तरीके से जो है सर्कुलर मोशन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने कवर कर लिए। तो तो अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो उसको पूछो नेक्स्ट क्लास में।
कुछ असाइनमेंट्स हैं तुम्हारे पास, उसको पूछो। कुछ असाइनमेंट मैं भी सेंड करूँगा, और एक टेस्ट होगा संडे को, 1 आवर 20 क्वेश्चन, लॉज ऑफ मोशन। एक क्या, इनफैक्ट 3 टेस्ट होंगे, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन। तो जो लेट से ज्वाइन किए हैं वो जो है सिर्फ सर्कुलर मोशन का दे सकते हैं, जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं उनको लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन नहीं देना है, जो पहले से हैं उनको तीनों देना है। संडे को होगा लॉज ऑफ मोशन, फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर फ्रिक्शन, फिर सर्कुलर मोशन। तो ये 3 टेस्ट है, इसमें अगर क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करते हो तो डाउट के लिए भेज सकते हो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं वर्क एनर्जी पावर पे। वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी पावर, ये जो भी वर्क और एनर्जी और पावर है वो सारा मैकेनिकल है। मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल पावर। इसके अलावा भी कोई वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, थर्मोडायनेमिक वर्क है। थर्मोडायनेमिक भी हालांकि वो तो मैकेनिकल से ही करते हैं, बट इलेक्ट्रिकल वर्क है तो वो सारे वर्क का कंसिडरेशन है मैकेनिकल वर्क। तो मैकेनिकल वर्क होता क्या है? मैकेनिकल वर्क कभी भी होगा कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ, और ये पॉइंट जो है, जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डिस्प्लेस हो रहा है, अगर डीएस, डीएस इनके बीच में एंगल थीटा है, तो जो छोटा स्मॉल वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन कैन बी डिफाइंड एज एफ डॉट डीएस। कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जिस पॉइंट पे वो पॉइंट अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन नहीं होने का मतलब क्या? मैकेनिकल वर्क नहीं होगा। तो अब ऐसा है कि ये डीएस है, डीएस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कि फोर्स ऑब्जेक्ट मूव करे या ना करे, ये जो जिस पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई किया है उस पॉइंट का अगर मूवमेंट हो रहा है तब तो ठीक है, वर्क डन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कि ऑब्जेक्ट में बी मूविंग बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज नॉट मूविंग। तो दिमाग में आएगा कि ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है जैसे हम ले सकते हैं कि मान लो कोई पर्सन वॉक कर रहा है, पर्सन के वॉकिंग के टाइम में, पर्सन अगर वॉक करता है, ड्यूरिंग वॉकिंग, ड्यूरिंग वॉकिंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो जीरो। अब दिमाग में आएगा ये कैसे? वर्क डिफाइन किया एफ डॉट डी आर। अब कोई पर्सन अगर वॉक कर रहा है तो क्या है, वो अपने फीट को ग्राउंड पे रखेगा और उस फीट को स्लिप करने की टेंडेंसी जनरेट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। मान लो फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, अपने फीट से ग्राउंड को पुश करेगा, तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा। फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है बट वो फीट उसका जो कांटेक्ट में ग्राउंड पे, जितने देर तक है कांटेक्ट में उतने देर तक उसका फीट कहीं नहीं स्लिप कर रहा है। अगर फीट स्लिप करेगा तो वो तो वॉक ही नहीं कर पाएगा। तो उसने भाई रखा है, और फिर नेक्स्ट स्टेप जब रखेगा तो जितने देर तक पहला कांटेक्ट में है तब तक दूसरा एयर में है। फिर क्या किया उसने, प्लेस किया, प्लेस करने के बाद पहले वाले को उठा दिया। तो जिस ड्यूरेशन तक फ्रिक्शनल फोर्स उसके फीट पे एक्ट किया, क्या उस ड्यूरेशन में जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है वो डिस्प्लेस हुआ? वो डिस्प्लेस ही नहीं हुआ। क्या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? पर्सन तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करके पहुंच जा रहा है, बट क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हो रहा है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस नहीं हो रहा है।
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो उसमें वर्क डन जो है जीरो होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो ड्यूरिंग वॉकिंग। कोई कंफ्यूजन? ऐसे है, मान लो भाई ऐसे ऑब्जेक्ट है, मान लो ऐसे फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई किया तो क्या है कि जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है वो डिफॉर्म हो रहा है, वो डिफॉर्म हो रहा है, तो डिफॉर्मेशन में क्या है, इस फोर्स का कुछ वर्क डन होगा। ऐसे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और इस ऑब्जेक्ट पे भाई फोर्स एक्ट कर रहा है, ऐसे फोर्स एक्ट कर रहा है, अगर ये डिफॉर्म होता है, अगर ये डिफॉर्म होता है तो हम क्या बोलेंगे कि इस फोर्स का कुछ वर्क डन हुआ। अदरवाइज क्या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? नहीं। ऑब्जेक्ट का मोशन तो डिपेंड करता है नेट फोर्स के ऊपर। नेट फोर्स ऐसा हो सकता है कि ना मूव करे, बट इंडिविजुअल पार्ट कुछ मूव कर रहा हो। तो ये तो था हमारे डेफिनेशन वाली पार्ट। और इस बात को समझना है कि कभी भी हम वर्क डन अगर चेक करेंगे तो देखेंगे कि जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है वो पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है या नहीं। जैसे मान लो ये है, जैसे हम हिंज रिएक्शन ये सब रोटेशन में पढ़ेंगे, ऐसे कि अगर कोई रॉड मान लो यहाँ पे रोटेट कर रहा है, रॉड का रोटेशन है, क्या रिएक्शन फोर्स है भाई, रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है, रोटेट किया तो क्या जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है वो पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है? नहीं, तो वो पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो इस रिएक्शन फोर्स का वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। तो ऐसे बहुत से केसेस मिलेंगे जहां पे कि ऑब्जेक्ट तो डिस्प्लेस हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है ये, लेकिन ये पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो इसका वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो ये हुआ, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या बोलोगे, ट्रू और फॉल्स? डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस, FOR, मतलब क्या वर्क डन जो है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है? एक पर्सन कुछ ऑब्जर्व करेगा, एक पर्सन 10 जूल ऑब्जर्व करेगा, दूसरा पर्सन 20 जूल ऑब्जर्व करेगा। अच्छा, ऑब्वियसली जो है अब तुम्हें यूनिट बताने की जरूरत नहीं है कि वर्क की यूनिट जो है जूल होती है, तो जूल जो है, जूल वर्क यूनिट है। तो क्या ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है? वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। वर्क डन, फॉल्स, फॉल्स, यस। ऐसा कैसे होगा कि अलग अलग पर्सन जो है अलग अलग वर्क डन एज्यूम करेंगे? ठीक है भाई, इसीलिए सही बात मैं जो बोलता हूँ, बिगिनर माइंडसेट, बिगिनर माइंडसेट जरूरी है। डी डब्ल्यू जो है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। डी डब्ल्यू इज जो है वो वर्क डन इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटीज। कहोगे अरे ये क्या बात हुई, ये जो है एफ डॉट डी एस, अच्छा क्या डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है? क्या फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है? अरे 10 न्यूटन का फोर्स है, ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो 20 न्यूटन हो जाएगा, नहीं, वो 10 का 10 ही रहेगा। नेट फोर्स कहोगे कि अगर दूसरा कोई ऑब्जर्वर होगा सर, स्यूडो फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो वो तो नेट फोर्स को अफेक्ट करेगा। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे मैं 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूँ, तो चाहे ग्राउंड को कोई पर्सन हो या कोई दौड़ रहा हो, दोनों को ये दिखाई देगा 10 न्यूटन। तो ये क्वांटिटी जो है वो फ्रेम से इंडिपेंडेंट है, फ्रेम इंडिपेंडेंट, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ फ्रेम डिपेंडेंट, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। अरे ये क्या बात हुई? हाँ बिल्कुल, यहां से जैसे एग्जांपल कोई सा भी ले लो, लिफ्ट है, लिफ्ट में कोई ब्लॉक है, और ब्लॉक जो है ये पर्सन, दो पर्सन है, एक ग्राउंड पे है एक ये है। कुछ भी यहाँ पे मान लो फोर्स, फोर्स एक्ट कर रहा है कुछ, मान लिया मैंने किसी ने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, अब ये मान लो ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो ऑब्जर्वर वन के रेस्पेक्ट में कुछ वर्क डन होगा, वर्क डन, क्योंकि ये तो देखेगा ना कि जिस 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हो गया, तो इसके रेस्पेक्ट में कुछ वर्क डन होगा। बट जो लिफ्ट के अंदर है उसके रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में तो ब्लॉक वहीं का वहीं है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। तो हम ऐसे क्या बोल सकते हैं, वर्क डन डब्ल्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस
तो वर्क डन with respect to ground observer with respect to O1 is not equal to 0, while work done with respect to O2 is equal to 0. So work done is a frame dependent quantity. डिफरेंट ऑब्जर्वर डिफरेंट वर्क, ठीक है। अपनी नज़र में तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, घर वालों की नज़र में कुछ नहीं कर रहे हो, तो सारा वर्क जो है वो क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो पहला तो ये हो गया भाई, चलो फ्रेम डिपेंडेंसी। अब इससे हम ये भी कर सकते हैं, नेटवर्क डन अगर फाइंड करना होगा, नेटवर्क डन, तो नेटवर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। ये तो हमारा स्मॉल वर्क डन है, डिफरेंशियल वर्क डन है, छोटा वर्क डन है। नेट जो है हम यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ जाएगा नेटवर्क डन। तो नेटवर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एस, एफ डी एस, एफ डॉट डी एस। अब यहां से फोर्स जो है अगर कांस्टेंट है और वेरिएबल है, दो कैटेगरी हमारी हो सकती है। फोर्स अगर कांस्टेंट है, या कांस्टेंट क्या, पहले वेरिएबल लिख देते हैं ऐसे कि फोर्स अगर वेरिएबल है, वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा, तब तो हमें इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा यार, कुछ नहीं कर सकते, है ना। एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेट, ये भी वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो हमें इंटीग्रेशन जाना ही पड़ेगा, उससे अवॉइड नहीं कर सकते। बट अगर फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है तो थोड़ा सा जान बच सकती है। जान कैसे बच जाएगी कि ये जो एफ है तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे एफ डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, एफ डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, एफ डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या है कि सारे डिस्प्लेसमेंट का समेशन, वेक्टर समेशन। तो सपोज करो कि ऐसा एक कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। तो इस फोर्स की वजह से ऐसे ऐसे मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, किसी पाथ पे ऐसे ऐसे गया यहाँ से फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो ये छोटे छोटे जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं ये क्या है, हमारे डीएस डिस्प्लेसमेंट है। हर पॉइंट पे फोर्स यही है, मेंटेन्ड है भाई, हर पॉइंट पे सेम ही फोर्स, ऐसे ऐड करते 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 यहाँ तक आ रहा है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फ्रॉम इनिशियल टेल टू फाइनल टेल। कि जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते थे सारे छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके, ये हो जाएगा मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो कांस्टेंट में डायरेक्टली हम एफ डॉट एस, एफ डॉट एस लिख लेंगे, या फिर इसको लिख लेंगे एफ एस कॉस थीटा। एस कॉस थीटा क्या है, एफ एस कॉस थीटा इज द कंपोनेंट, एस कॉस थीटा यही है, एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो एस कॉस थीटा ये हो गई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। W डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, टोटल डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, या मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड पता है तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे। तो वेरिएबल में तो हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ही, वेरिएबल में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कुछ और रास्ता नहीं है। कांस्टेंट होगा तो थोड़ा सा हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पे फोकस करेंगे, पाथ से कोई मतलब नहीं होगा। चलो अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट इसके वर्क के बारे में, वर्क के बारे में। वर्क वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क, वर्क जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट से है तो डॉट प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर होती है। इसकी यूनिट, यूनिट जो है इसकी जूल हो जाएगी, एसआई यूनिट जूल हो जाएगी, और इसकी यूनिट जो है अर्ग भी होती है। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग, ये हो जाएगी। डायमेंशन
डायमेंशन तो यार फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। वर्क की जो डायमेंशन है, सेम डायमेंशन किसकी किसकी होती है, एनर्जी की होती है, टॉर्क की होती है, एनर्जी टॉर्क, ये होगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट, वर्क, ये सारे सबके सेम डायमेंशन होते हैं, यही एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये हो गया। वर्क जो है पॉजिटिव हो सकता है, वर्क नेगेटिव का भी हो सकता है, क्या वर्क जीरो हो सकता है, सब हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब, क्योंकि यहां पर तो देखो एफ एस कॉस थीटा, तो अब एफ क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव होगा नहीं। कॉस थीटा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, कॉस थीटा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो जब कॉस थीटा पॉजिटिव, तो वर्क डन पॉजिटिव। कॉस थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल एक्यूट होगा, 0 से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा, एक्यूट एंगल के केस में। कॉस थीटा नेगेटिव, तब नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। ये कब होगा भाई, थीटा जब ऑप्ट्यूस होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और जीरो तो जो है दुनिया जानती है, वर्क डन जीरो कब होगा, जब कॉस थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और वो एक ही केस है कॉस थीटा की जिंदगी में, जब वो थीटा परपेंडिकुलर होगा, फोर्स अप्लाई हुआ और डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर हो रहा है, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। एफ और डी आर जो है, तो वर्क स्केलर क्वांटिटी, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, यूनिट डायमेंशन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। लास्ट इंफॉर्मेशन इसके बारे में कि जो वर्क हम फाइंड कर सकते हैं वो है, अगर फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है, जैसे मान लो हमने यहाँ से एफ अप्लाई किया और वन डायमेंशन की बात हो रही है, वन डायमेंशन ऐसे डी एक्स या डी एस जो भी है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही साथ है, तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे केस में, जो डी डब्ल्यू टोटल वर्क डन होगा, दैट इज एफ डी एक्स। अब एफ डी एक्स को हम देख सकते हैं क्या, एरिया अंडर, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, एफ एक्स और फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, dx और ds, कोई भी ऐसा नहीं कि एक ही एक्सिस, एक ही लाइन के लॉन्ग, डिस्प्लेसमेंट भी उसी लाइन के लॉन्ग हो रहा है, फोर्स भी उसी लाइन के लॉन्ग ऐड कर रहा है। तो एरिया अंडर एफ एस और एफ एक्स ग्राफ, ग्राफ का एरिया फाइंड कर लेंगे जैसे भी होगा। मान लो ऐसे दिया हुआ है, फोर्स भाई ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ और एक्स दिया होगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हीरो नहीं बनना है, ये मत कि हाँ ठीक है मैं जानता हूँ, हटाओ हटाओ सर ये सब, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, एरिया जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। तो ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव सब कुछ हो सकता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो साइन के साथ ऐड करेंगे अगर नेट वर्क डन हमें फाइंड करना है तो एरिया अंडर ग्राफ, स्केलर क्वांटिटी, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो अलग अलग ऑब्जर्वर तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क, अब उसको हम फाइंड करेंगे अलग अलग। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, पहले हम कांस्टेंट फोर्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स से आंसर आता जाएगा तो फटाफट लिखते जाओगे, तो हम लोग स्पीड में कवर करते जाएंगे, लिखते जाएंगे तुरंत तुरंत, बट वो पॉइंट्स लिखेंगे जरूर, चाहे छोटा पॉइंट हो बड़ा पॉइंट हो, पॉइंट लिखना सब जरूरी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हम कैटेगरी लेते हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन, तो जैसे ए है, बी है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 2 3 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4 5 6। A force is acting on a particle, a force F is equal to 2I plus J minus K, ये प्लस के, force F is equal to 2I J K is acting on a particle and it displaces from A to B, A से B की तरफ, ये है।
तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज, वर्क डन क्या होगा? तो भाई क्या कांस्टेंट फोर्स ऐसा ही होता है? ये क्या ये कांस्टेंट फोर्स है? हाँ कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स कैसे दिखता है? तीनों कंपोनेंट कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। कांस्टेंट में डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब ये वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। अब ये वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? कोई भी वेक्टर, वेक्टर हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम हेड माइनस टेल कर लेंगे। 4 - 1, 5 - 2, 6 - 3। तो ये हो जाएगा 4i 3i प्लस 3j प्लस 3k। व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। डॉट प्रोडक्ट लेना पता होगा, अभी तक भूले नहीं होंगे। A1 A2 B1 B2 C1 C2, आई कॉम्पोनेंट्स जे कॉम्पोनेंट्स के कॉम्पोनेंट्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 3 6, 6 + 3 + 3, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 जूल। पॉजिटिव वर्क है, पॉजिटिव वर्क है। तो ऐसा हो गया छोटा सा वर्क डन। तो अब ऐसे कोई भी हो सकता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट गिवन होगा, वहां से हम फाइंड कर लेंगे वर्क डन। अब दूसरा है कि भाई जो ग्रेविटी है, जो मतलब हमारे लिए जो फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से? ग्रेविटी हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हुआ, टेंशन हुआ, फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन में दो हो गए, स्टैटिक और काइनेटिक। तो ये सारे क्या है, हमारे केसेस के लिए फोर्सेस हैं और इनका वर्क डन फाइंड करना है। तो जैसे हम लिखते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अगर कोई पार्टिकल है तो ग्रेविटी का वर्क, जैसे मान लो यहाँ से कोई ब्लॉक है, ये क्या करता है कि इस पॉइंट से ऐसे ही आ गया h हाइट तक, मास इसका m है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ना? तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है, क्या वो कांस्टेंट है? कांस्टेंट ही है। कौन सा? mg। कहोगे सर mg, जी कांस्टेंट है। जी वैसे तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे थोड़ी कि हम लोग 2000 किलोमीटर से ब्लॉक लेके आ रहा है, ये जो अर्थ के सरफेस के क्लोज ही है। तो mg कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है। तो वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो ये तो हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हुआ h। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट h इंटू कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा mgh। तो हमें क्या करना है? कौन से हाइट, कौन सा चेंज देखना है? चेंज इन वर्टिकल हाइट। क्या किसी और पाथ से लेके आए या डायरेक्ट लेके आए, क्या ये फर्क पड़ेगा वर्क डन का? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वर्टिकल हाइट पे ही ये डिपेंडेंट है। तो अगर डाउन आएगा तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होगा। ब्लॉक अगर अप जाता है, अप जाएगा, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी। तो अगर ये अप गया, अप चला गया ऐसे, तो हमारा फोर्स तो है डाउनवर्ड। अब ये अपवर्ड किसी भी पाथ से जाए, मेरा क्या कांस्टेंट फोर्स, क्या वर्क डन सिर्फ पाथ पे डिपेंडेंट, पाथ से इंडिपेंडेंट है, इनिशियल फाइनल पे है। तो वर्क डन इज इक्वल टू mg इंटू h, और दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, फोर्स डाउनवर्ड। तो ये हो जाएगा cos 180, तो ये माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है? हमें वर्टिकल हाइट में चेंज देखना है। तो वर्टिकल हाइट में अगर चेंज देखना है, तो मान लो यहाँ से कोई कोई पर्सन क्या करता है कि इस ब्लॉक को ऐसे, हॉरिजॉन्टल पार्टिकल है, यहाँ से सस्पेंडेड है, एल लेंथ का है, और कोई फोर्स अप्लाई करता है ऐसे हॉरिजॉन्टल, पुल कर रहा है, ये ऐसे 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 θ डिग्री रोटेट हुआ, ये मेरा फोर्स है।
कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन बाय टेंशन। ये तीनों क्या होंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन बाय टेंशन। ये क्या होगा ये बताना है। मासूम सा सवाल है, मासूम आंसर होना चाहिए। ये एफ कांस्टेंट है, तो ग्रेविटी का वर्क करना है, ठीक है। 1/1 किसी भी सिचुएशन में कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा, पॉइंट तो वही रहेगा। तो ग्रेविटी के लिए अगर करना है तो ग्रेविटी का हो जाएगा वर्टिकल हाइट में चेंज, तो ये फाइनल पोजीशन है, तो ये फाइनल पोजीशन। वर्टिकल हाइट में चेंज, ये चेंज हो जाएगा, ये कितना होगा? एल कॉस थीटा, ये हुआ एल कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? एल माइनस एल कॉस थीटा। अपवर्ड जा रहा है, मुझे पाथ से कोई मतलब ही नहीं है ग्रेविटी में, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इस चीज को यूज करेंगे कि हाइट में चेंज देगा, या रोटेशनल में कहीं ग्रेविटी का वर्क करना होगा, तो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना है और दोनों में चेंज देखना है। और अगर अपवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव वर्क, डाउनवर्ड आ रहा है तो पॉजिटिव वर्क। तो यहाँ तो अपवर्ड गया, तो ये हो जाएगा माइनस एम जी एच एल 1 - cos थीटा। वर्क डन बाई दिस फोर्स, ये फोर्स का वर्क डन भाई कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट के लिए तो डिस्प्लेसमेंट देखना है केवल, किधर फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स के डायरेक्शन, ये भी तो लिख सकते हैं, तुम कहोगे सर ये डिस्प्लेसमेंट, वैसा कर सकते हैं, लेकिन दूसरा क्या है? फोर्स के डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है ये, तो कितना हो जाएगा? एल कॉस थीटा एल साइन थीटा। तो फोर्स इनटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एल साइन थीटा, ये हो गया एफ एल साइन थीटा। वर्क डन बाई टेंशन, टेंशन इज ऑलवेज रेडियल, स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग है, तो जो भी बाई वेरिएबल है, टेंशन तो मेरा वेरिएबल हो रहा है ना, देखो टेंशन तो हमेशा डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? छोटा डिस्प्लेसमेंट। छोटा डिस्प्लेसमेंट किधर होता है? पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट किधर होती है? वेलोसिटी के डायरेक्शन में। वेलोसिटी किधर होती है? पाथ के टेंजेंशियल। तो ये डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के लॉन्ग है और फोर्स रेडियस के लॉन्ग है, तो दोनों जो है सर्किल में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे टेंशन से वर्क डन 0, तो टेंशन से कुछ नहीं होता है, टेंशन का वर्क डन 0, वर्क डन बाय टेंशन 0, बिकॉज टी डॉट डी आर, टी एंड डी आर परपेंडिकुलर। तो ग्रेविटी के वर्क के लिए हुआ एम जी इंटू एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज कि ये जो है 10 न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स है, और ये जो है 3 kg है और ये 2 kg है, ये स्मूथ सरफेस है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है, ये आपस में रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द रिएक्शन फोर्स, वर्क डन बाय रिएक्शन फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय R on 3 kg for t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड तक के लिए कितना होगा वर्क डन रिएक्शन फोर्स का? ए पार्ट, बी पार्ट, फाइंड वर्क डन बाय रिएक्शन फोर्स ऑन 2 kg,
फॉर सेम। तो अब यहां से ये देख के तो बता सकते हो किसके ऊपर वर्क पॉजिटिव होगा। भाई फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये तो आर है, तो मुझे चाहिए जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सेलेरेशन चाहिए। एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, टोटल फाइंड कर लेंगे। ए इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास 10/5 2। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू तो जीरो, हाफ ए टी स्क्वायर मतलब हाफ ए है 2, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 4 मीटर। फोर्स फाइंड करना है, फोर्स हम किसी से भी फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से 2 kg को कंसीडर किया, 2 kg पे एक्ट कर रहा है रिएक्शन फोर्स, और ये जा रहा है 2 मीटर से। तो व्हाट इज रिएक्शन फोर्स, आर इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो 2 kg पे रिएक्शन फोर्स फॉरवर्ड है, 4 न्यूटन का फोर्स है और 4 मीटर की डिस्टेंस है। तो व्हाट इज वर्क डन बाई रिएक्शन फोर्स ऑन 3 kg इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 × 4। फोर्स 3 kg पे फोर्स है, ये डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स इधर है और ये पॉइंट जो है इधर जा रहा है, तो एंगल 180 डिग्री, -16 जूल। वर्क डन बाय रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू 2 kg, ये 4 × 4 इक्वल टू 16। देखो ऐसा ये कैलकुलेशन में भी तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये तो बेकार है, ये तो मैं कर ही लूंगा। यहाँ पे ये बता रहा है कि नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम। व्हाट इज नेट वर्क डन, नेट वर्क डन ऑन रिएक्शन फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो, ऑलवेज जीरो। कि किसी भी टाइप की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हम लें, उसमें इंटरनल नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन बाय इंटरनल, वो इंटरनल होना चाहिए। वर्क डन बाय इंटरनल नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज जीरो। क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन, तुम्हें भी स्टेटमेंट कुछ सुना सुना होगा कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो ऑल मतलब होता है ऑल, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो वहां पे कई सारे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हो कि इंटरनल में तो फिर नॉर्मल आएगा, तो कभी भी कहीं पे भी अगर नॉर्मल होगा तो अगर हम उसका नेट वर्क डन लिखेंगे तो वो हमेशा जीरो होगा। ये केस भले ही सिंपल है, बस इसका कंक्लूजन लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भाई जिस पॉइंट पे देखो, जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट तो कुछ है, यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, बट एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से हो रहा है। ये पॉइंट इधर डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन ये रिएक्शन पेयर की वजह से एक फोर्स इधर है, तो इसका पॉजिटिव वर्क होगा, इसका नेगेटिव वर्क होगा, नेट वर्क डन इसका जीरो हो जाएगा। तो सेम लॉजिक जो है, सेम लॉजिक, वर्क डन बाय इंटरनल नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज जीरो। सेम लॉजिक हमारे पास यहाँ पे टेंशन के लिए भी हो जाएगा कि ऐसे ही, अब मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, उसको यहीं से कंक्लूड कर दे रहा हूँ कि वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन इज ऑलवेज जीरो। कैसे, यहाँ से वही ले लो, यहाँ से वही जो है 3 kg ले लेता हूँ, 2 kg लेता हूँ, 10 न्यूटन से मैं पुल करता हूँ, 10 न्यूटन से पुल करूंगा, 2 सेकंड तक का मुझे वर्क डन बताना है। तो अगर 2 सेकंड तक का मैं वर्क डन बताऊंगा तो एक्सलेशन, एक्सलेशन इसका हो जाएगा 2। तो जब एक्सलेशन 2 होगा तो 2 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाफ ए टी स्क्वायर 4, तो हाफ 2 × 4, तो ये हो जाएगा 4 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है। अब वर्क डन बाई टेंशन ऑन 3, वर्क डन बाई टेंशन ऑन 3 एंड, अभी देखो अभी इस पॉइंट को मैं अप्लाई कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाई टेंशन ऑन 3 पॉजिटिव, वर्क डन बाई टेंशन ऑन 2 नेगेटिव। टेंशन की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू तो फाइंड कर लेंगे, ये 2 है, टी इज इक्वल टू 3 × 2 6,
तो टेंशन की वैल्यू 6 न्यूटन। व्हाट इज वर्क डन बाय टेंशन ऑन 3 kg? 6 × 3 + 18 जूल। वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2 kg? 6 इंटू, सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो 4 है ना, 24। टेंशन टेंशन 6 है और डिस्प्लेसमेंट 4 है, तो 6 × 4 24, 24 जूल। और इधर से क्या होगा? -24 जूल। तो नेट वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन इज ऑलवेज जीरो। नेट वर्क डन, नेट वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन इज ऑलवेज जीरो। यही पॉइंट यूज किया था कंस्ट्रेंट के लिए। वर्क डन बाय इंटरनल होना चाहिए वो, इंटरनल टेंशन इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन इज ऑलवेज जीरो। क्यों? वही लॉजिक है कि भाई इंटरनल फोर्स होगा तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो डिस्प्लेस हो रहा है, बट इंटरनल फोर्स एक पॉजिटिव करेगा दूसरा नेगेटिव करेगा, दोनों ऐड करके जीरो कर देंगे। तो अगर दिया हो कि वर्क डन बाय नेट वर्क डन, टेंशन का वर्क, वर्क डन बाय टेंशन में भी पॉजिटिव, यस। वर्क डन बाय टेंशन में भी नेगेटिव, यस। नेट वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। नेट वर्क डन में भी पॉजिटिव, नो। नेट वर्क डन में भी नेगेटिव, नो। ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ तो ये ऐसे बेकार पॉइंट लग रहा है, लेकिन यहाँ देखो कैसे यूज होगा, कैसे। अभी मान लो कि ऐसा एक ट्रैक है, ऐसा एक क्वार्टर पोर्शन ऑफ ट्रैक है, और यहाँ पे ऐसे एक पुली है, और ये यहाँ पे एक ब्लॉक है, और ये स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है। और इसको हम F फोर्स से पुल कर रहे हैं। ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन में है, सर्कुलर ट्रैक है, क्वार्टर पोर्शन है, और इस फोर्स से हम इसको पुल कर रहे हैं ना, ये M है। ऐसा नहीं मतलब स्लोली पुल कर रहे हैं, ऐसा नहीं खींच दिए उड़ गया वो नहीं, धीरे धीरे ऐसे पुल कर रहे हैं सो दैट कि हमेशा ये कांटेक्ट इसका मेंटेन्ड है। मास भी हैवी है, इलॉजिकल टाइप का कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा ऐसा है। तो मान लो ऐसा इसमें पूछा जाए, वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। ट्रैक है इसमें, व्हेन ब्लॉक रीचेज एट पॉइंट बी, ए से बी तक के लिए ब्लॉक जो है वो ए से बी तक मूव कर रहा है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय, ठीक है, कोई आंसर? नॉर्मल का मैं कैलकुलेट कर लूंगा, नॉर्मल वाला मैं कर लूंगा, तुम एफ वाला बता दो। सबसे डिफिकल्ट वाला मैं कर ले रहा हूँ कि वर्क डन बाय नॉर्मल इज जीरो। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फोर्स एंड परपेंडिकुलर आर, वर्क डन एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। एफ आर, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एम जी आर। और कोई आंसर?
नॉर्मल का वर्ग 0 और ग्रेविटी का ये हो गया। एफ ही है जिसको फाइंड करना है। फोर्स देखो कांस्टेंट या वेरिएबल। कोई आंसर? आशुतोष, दिशा, प्रियंत, स्मृति, शुभम। कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स कैसे पता चलेगा? मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, डायरेक्शन इज चेंजिंग, और बोथ चेंजिंग। प्रियंत का आंसर भी एफ आर। ठीक है, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज नॉट एफ आर। कि यहाँ से स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग से मान लो ये पुल किया जा रहा है, तो यहाँ से जो टेंशन है वो तो ठीक है। इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या एफ के बराबर है? एफ के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे एफ फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई ये तो हमेशा ऐसे ही होगा, दिस फोर्स इज ऑलवेज ऐसे एक्ट कर रहा होगा। यहाँ पहुंचा तो ये फोर्स ऐसे हो गया। तो क्या फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये फोर्स क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, फोर्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल के लिए तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेट करने के लिए कैसे करेंगे? इंटीग्रेट करने के लिए मैं तरीका बताता हूँ, उसको ट्राई करोगे, हम लोग उसको करेंगे भी। कि यहाँ से भाई एफ है, यहाँ से कोई थीटा लिया, यहाँ से कोई थीटा लिया, और यहाँ से इसको जो है डी थीटा लिया। डी थीटा में ये है डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा आर डी थीटा। और फोर्स जो है वो इस लाइन के लॉन्ग है, फोर्स इस लाइन के लॉन्ग है। तो ये 90 माइनस थीटा है, एंगल इक्वल है, ये रेडियस रेडियस है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल निकाल लेंगे और उसके बाद फिर ये एंगल निकाल लेंगे। एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू 90, तब जाके आंसर आएगा। तो पहला चीज तो है कि एफ वेरिएबल है। ठीक है, एफ वेरिएबल है, एफ वेरिएबल है। अब इसको हम इंटरनल टेंशन बना के इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि कभी भी अगर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कनेक्टेड होगा तो हम इंटरनल टेंशन को वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। कैसे? ऐसे अप्लाई करेंगे कि जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई ब्लॉक मान लो या कोई पर्सन मान लो, ये जो है स्ट्रिंग को पुल कर रहा है। तो जब ये यहाँ से यहाँ मूव करता है, जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, पर्सन कितना डिस्प्लेस होगा? √2r। पर्सन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √2r। तो हम क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन ऑन स्मॉल एम प्लस वर्क डन बाय टेंशन ऑन मैन। ऐसा लिख सकते हैं, ब्लॉक
ब्लॉक एंड मैन इक्वल टू 0। इंटरनल टेंशन हमेशा 0 होता है, इंटरनल टेंशन जो है हमेशा 0 होता है। तो जो वर्क डन बाय टेंशन ऑन मैन फाइंड करना मुझे लिए आसान है। कैसे? कि भाई मैन तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो जब ब्लॉक वहां पहुंचेगा तो मैन कितना जाएगा, √2r जाएगा। तो मैन √2r है और टेंशन इधर है, तो मैन के ऊपर जो वर्क डन है वो फाइंड करना आसान है। वर्क डन बाय टेंशन ब्लॉक के ऊपर माइनस एफ है टेंशन इंटू √2r इक्वल टू 0। सो वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक इज इक्वल टू एफ √2r। तो √2 इंटू FR। समझे? बात समझ में आई या कंफ्यूज? समझ गए? क्यों दिशा? कैसे? नेट वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे मैंने एक पर्सन मान लिया, यहाँ पे एक मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट, जिससे कि ये टेंशन इंटरनल हो जाए। अब अगर ब्लॉक अगर अपवर्ड जाता है तो वो पर्सन हॉरिजॉन्टल ही जाएगा, हॉरिजॉन्टल पुल किया जा रहा है इसको। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन मैन फाइंड करना मेरे लिए आसान है। नेट वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन 0 है, यहां से मैंने कंक्लूड किया है हमेशा हमेशा जो है वैसे होगा। तो उस पॉइंट को मैं यूज करूंगा यहाँ पे कि टेंशन का वर्क इस मैन के ऊपर और टेंशन का वर्क इस ब्लॉक के ऊपर। मान लिया कि मैन जो है एफ से पुल कर रहा है तो टेंशन एफ के बराबर होगा। तो इस मैन के ऊपर टेंशन का वर्क डन एफ इंटू √2r माइनस, तो टेंशन का वर्क इस ब्लॉक के ऊपर कितना हो जाएगा, सेम लिख दिया इक्वल टू 0। तो ये हो गया एफ इंटू √2r। समझे? हम्म कोई डाउट? स्मृति? हम्म शरण्या, दिशा, आशुतोष, बोलो भाई। ठीक है, समझे? वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन 0, इसका यूज कंस्ट्रेंट में था, इसका यूज यहाँ पे भी है। तो इसमें बताओ, सपोज ये जो है 100 मीटर है, 100 मीटर, और दिस स्ट्रिंग इज पुल्ड विद अ कांस्टेंट फोर्स F। So find the work done by this force, या work done by tension on this cart when it moves from point A to B। ये जो है 37 डिग्री और ये जो है वो है 53 डिग्री। F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। 100 न्यूटन ये नहीं सोचना है कि ये 100 न्यूटन कहीं ज़्यादा तो नहीं है, ये उड़ जाएगा, इस टाइप का नहीं है। मान लीजिए इसका मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये मानना है कि ये ऐसे हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो इसको अगर कोई पुल कर रहा है यहाँ से 100 न्यूटन से, तो जब ये ए से बी आता है, व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन?
अभी टेंशन जो कार्ड के ऊपर एक्ट कर रहा है वैसे तो है वो वेरिएबल, एफ से अगर हम पुल कर रहे हैं तो टेंशन तो है वेरिएबल। देखो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट उसकी डायरेक्शन वेरी कर रही है। कोई आंसर? अरे वैसा ही तो है जैसे पहले था। तो क्या कर रहे हो? दूसरे एंड से मान लो, दूसरे एंड से देख लो। कोई पर्सन अगर मानते हैं वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन जीरो, तो इस कार्ड के मूव करने से कितना? 500। कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्ट्रिंग कनेक्टेड है, कभी भी ऐसे स्ट्रिंग टेंशन वेरिएबल हो सकता है। तो मैं स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे मान ले रहा हूँ एक पर्सन, एक पर्सन ही मान ले रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट ही मान ले रहा हूँ, ऐसे ही मान ले रहा हूँ। अब ये दोनों, अब ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग इंटरनल हो जाएगी। ये स्ट्रिंग जब इंटरनल हो जाएगी तो जब ये कार्ड यहाँ से यहाँ आता है तो ये कुछ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो फाइंड करना पड़ेगा। भाई ये लेंथ इनिशियली कितनी है, L1, L1 cos 37 sin 37 इज इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा 100/sin 37। फिर ये बाद में अभी क्या है, काट अगर शिफ्ट हुई है तो ये हो जाएगा L2 इज इक्वल टू 100 sin 53। तो व्हाट इज द, तो कितना ये ब्लॉक जो दूसरा एंड है वो कितना नीचे आया है, कितना नीचे आया वो निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू L1 - L2। L1 इज इक्वल टू 100/sin 37 माइनस L2 100/sin 53। तो sin 37 हो जाएगा 0.6। तो 100 × 5/3 माइनस 100 × 4/5। समझे? तो 500 कितना आएगा, 1/12। 1/12 है चेंज इन लेंथ, इतना मीटर, 500/12 मीटर। वर्क डन बाई, दूसरे एंड को ले लेंगे, दूसरे एंड का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो है 100 न्यूटन का। तो वर्क डन बाई टेंशन ऑन दिस एंड। यहाँ पे मान लो मैंने एक ब्लॉक, क्यों मैं मान रहा हूं, इंटरनल को, इंटरनल वाला पॉइंट यूज करने के लिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे वर्क डन बाई दिस एंड को मार्क कर देते हैं ए, या यहाँ पे ऐसे मान लो ब्लॉक मैं मान लेता हूँ, एक ब्लॉक।
तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन बी प्लस वर्क डन बाय टेंशन ऑन कार्ट इज इक्वल टू 0। कार्ट पे फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इस पे बी पे फाइंड कर सकते हैं जितनी स्ट्रिंग डाउनवर्ड हुई है, और टेंशन, तो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में -100 इंटू डाउन कितना आया है ये 500 डिवाइडेड बाई 12 प्लस वर्क डन बाई टेंशन ऑन कार्ट। बताओ ये ठीक है? तो 500 कैसे आ रहा है 3 में, ये 12 आ रहा है, कुछ छूट रहा है क्या यहाँ पे? वर्क डन बाई टेंशन ऑन कार्ट इज इक्वल टू 100 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 12, इतना जूल। कुछ अलग आ रहा है देखो तो। बताओ भाई। क्या हो गया? अरे बताओगे? कैलकुलेट कर रहे हो? नहीं। 500 कैसे आ रहा है? ये तो नहीं आ रहा है। यस सर, ठीक है। ये किलो जूल कुछ बोल सकते हैं। 4.1 किलो जूल आ जाएगा ये अप्रॉक्स। नहीं, 4.1 किलो जूल। वर्क डन बाय टेंशन ऑन कार्ट इज 4.1 किलो जूल। हाँ, समझे? वेरिएबल फोर्स था, वेरिएबल फोर्स में मैंने ये पॉइंट यूज किया कि वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन। स्ट्रेट वाले केस में, स्ट्रेट के केस में थोड़ा आसान है, लगेगा कि ये तो बेकार क्या है ये, लेकिन हमारा कंस्ट्रेंट इक्वेशन इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। यहाँ से ऐसे केस में जहाँ पे स्ट्रिंग विद स्ट्रिंग का एंगल चेंज हो रहा है, तो हम उसको दूसरे एंड से कनेक्ट करके सोच सकते हैं। दूसरा मैं एक पॉइंट बताऊंगा, जो कि जो रिलेट कर पाए अच्छा है, जो नहीं रिलेट कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे? पैनिक नहीं होना है, ठीक है? दूसरा पॉइंट एक बताऊंगा इसमें, जो रिलेट कर पाए बहुत अच्छा है, जो नहीं रिलेट कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नुकसान नहीं होगा उससे, कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं होगा। ये नहीं कि टेंशन में आ जा रहे क्या ये सब, नहीं 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 सर, क्या क्या घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, सेंट्रल फोर्स जानते हो, क्योंकि तुम लोग एक बार तो पढ़ चुके हो सारी चीज। सेंट्रल फोर्स मतलब कौन से होता है? जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। क्या कोई सेंट्रल फोर्स को जिसको तुम जानते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स होता क्या है? जैसे ग्रेविटेशन है, कि हमेशा क्या होगा, हमेशा किसी ने किसी पॉइंट, फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होगा, फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है। अब सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? उसमें वर्क डन डिपेंड करता है किस पे? पाथ से। अभी हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, उसमें बहुत पैनिक होने की बात नहीं। मैं बस तुम्हें रिकॉल करा रहा हूं कि अगर तुम उस पॉइंट से यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे तो एक दूसरा पर्सपेक्टिव तुम्हें मिल जाएगा। ग्रेविटेशन सेंट्रल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंट्रल फोर्स होता है, और ये कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर। तो
जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे वर्क डन होता है ना, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे। तो वो सिर्फ क्या करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये ऐसे ऐसे घूम के भी आता है, यहाँ तक आता है, तो हम क्या देखेंगे, R1 देखेंगे, R2 देखेंगे, और वर्क डन निकाल लेंगे कि यहाँ पे जो है फाइनल V2 माइनस V1 इंटू चार्ज कर देंगे, ये आएगा। मतलब इनिशियल और फाइनल सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर पे डिपेंड करता है, वो कैसे आ रहा है वो मैटर नहीं करता है। तो अब यहां पे इसी चीज को दूसरे तरीके से बोला जा सकता है कि अ फोर्स इज एक्टिंग in such a way that it is always directed towards fixed point। मतलब ये देखो, ये क्या सेंट्रल फोर्स के जैसा ही है, हमेशा इसी पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, यहां से यहां, हमेशा ऐसे ऐसे डायरेक्टेड है। तो इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करेगा वर्क डन। तो जब ये ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इस ब्लॉक का कितना डिस्प्लेसमेंट लेंगे, इनिशियल यहीं पहुंच गया 0, और यहाँ पे क्या था, √2r। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव है, सेंट्रल है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्ट चेंज हो रही है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल को देखेंगे। इनिशियली उस पॉइंट पे पहुंच गया, फाइनली √2r पे था, तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू √2r। सेम चीज यहाँ पे भी है कि जो टेंशन है वो कांस्टेंट है, ऑलवेज डायरेक्टेड है किसकी तरफ, इसी पॉइंट की तरफ, सेंट्रल फोर्स टाइप का है। तो मैंने फोर्स देखना है और डिस्टेंस देखनी है, दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, वही चीज आ रहा है यहाँ से। या तो वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन से करें, या सेंट्रल फोर्स अगर पहचान पाओ तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। समझे कुछ, नई सेंट्रल फोर्स अगर नहीं रिलेट कर पा रहे हो सेंट्रल फोर्स से, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी सेहत पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा, रैंक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस मैं एक बता रहा हूँ कि ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव होते हैं, तो उसमें हम वर्क डन इनिशियल फाइनल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे ऐसे चेंज हो रही है, तो ये भी क्या है, हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, तो सेंट्रल फोर्स है, तो ये कंजर्वेटिव है। तो सिर्फ हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखना है, इनटू फोर्स कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चल भाई। वर्क डन बाई, ओके। तो ये है सेंट्रल। अब नेक्स्ट है वर्क डन बाई फ्रिक्शन। वर्क डन बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में पहले मैं काइनेटिक का ही ले लेता हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन। पहले ऐसे देखते हैं, बस पहले क्वेश्चन देखते हैं। थीटा है, ब्लॉक ये जो है इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, हाइट h, और ये लेंथ है l। ब्लॉक इज कमिंग डाउन, स्लिप करते करते आ रहा है यहाँ से यहाँ पे। तो व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल, एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। नॉर्मल किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल
ऐसे होगा डिस्प्लेसमेंट, ये तो वर्क डन बाई नॉर्मल तो जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाई ग्रेविटी केवल वर्टिकल हाइट में चेंज देखना है, तो यहाँ पे हमने इनिशियली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, ये फाइनल दोनों के हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा mgh, हो जाएगा mgh। वर्क डन बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जब ये स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन कौन सा, काइनेटिक, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा भाई, जब ये डाउन आएगा तो फ्रिक्शन अप एक्ट करेगा, और वो हो जाएगा म्यू एन माइनस ये म्यू एम जी कॉस थीटा हुआ फ्रिक्शन, एक्ट कर रहा है अप द प्लेन, ब्लॉक कर रहा है डाउन द प्लेन। तो ये ब्लॉक की जो इंक्लाइन प्लेन की लेंथ है उसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, उसको मैं मान ले रहा हूँ एस। तो एन है एम जी कॉस थीटा, तो म्यू इंटू एन, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, और दोनों जो हैं अपोजिट हैं, तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, फोर्स अप द प्लेन, डिस्प्लेसमेंट डाउन द प्लेन। तो इसको लिख सकते हैं माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी एल, माइनस म्यू एम जी एल, ये हो जाएगा एम जी एच, और ये हो जाएगा जीरो। तो ये है, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आज हमने वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन, वर्क डन बाय इंटरनल नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, कांस्टेंट का वर्क डन, और ये सारे जो बेसिक हैं ये देखा। तो इस पे कुछ क्वेश्चन कर सकते हो। तो अपने जो लॉज ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, और जो भी है ये सर्कुलर मोशन, ये तीनों को कंसल्टेट करना है। अगर कुछ डाउट होता है तो डाउट सेंड कर दोगे, अगर क्वेश्चन वगैरह सेंड कर दोगे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पहले पहले से रहेगा तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो विजिबिलिटी रहेगी। नहीं है तो उस टाइम पे भी पूछ सकते हो, जैसा हो रिवाइज कर लोगे। मोस्ट प्रोबेबली संडे को लॉज ऑफ मोशन का एक टेस्ट होगा, ठीक है, 1 आवर 20 क्वेश्चंस, 1 आवर 20 क्वेश्चंस, फिर बढ़ जाएगा वो क्वेश्चंस, पहले वो 20 ही करो। जो लोग नए आए हैं उनको टेस्ट देना कंपलसरी नहीं है, जो पुराने हैं उनके लिए कंपलसरी है, तो एज अ प्रैक्टिस टाइप का है, उसमें उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो एंड करते हैं आज, आज की सेवा यहीं तक, बाय बाय, हैव अ गुड डे, मेहनत करो और टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, चलो बाय बाय।